के मंथन पर सबसे बड़ा मंच। एबीपी गंगा पर कुछ ही देर में जुड़ेंगे सभी डीएम, जिले के कप्तान। 75 जिलों से इन कप्तानों से ही जानेंगे इनकी रणनीति क्या है। डीएम बताएंगे कोरोना कंट्रोल का एक्शन प्लान, क्या कुछ किया, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें, क्या रणनीति है, एबीपी गंगा के इस मंच पर साझा करेंगे। ये बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई कि जहां डीएम के संज्ञान लेने से, खुद जमीन पर उतरने से तमाम तस्वीरें बदल जाती हैं और इसका उलट भी हो सकता है। तो तमाम जिलों के क्या हालात रहे, उनके कप्तानों से जानने की कोशिश करेंगे। कहां उनकी चुनौतियां उन्होंने फेस की, देखी, उनसे लड़े और कितनी मदद लोगों की हो पाई। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश, अब देखिए जिले के जो कप्तान हैं उनके कंधों पर दारोमदार बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना जब शहर में था, अस्पतालों की जो स्थिति थी वो तो थी ही, और अब तो गांव से भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अब इस मंच पर उनके आने को लेकर लोगों के मन में भी बहुत सवाल होगा कि क्या क्या चीजें होंगी जो उनसे हम पूछेंगे और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही भी बनती है। निश्चित रूप से स्नेहलता, देखिए शासन से यानी राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री रोज टीम 9 की, पहले टीम 11 थी, अब टीम 9 की बैठक करते हैं, निर्देश देते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन उस स्ट्रेटजी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का दारोमदार पूरी तरह से जिले के आला अधिकारी यानी डीएम के कंधों पर होता है। चाहे स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करना हो, चाहे पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करना हो, पंचायत विभाग के साथ, जितने भी विभाग हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस कोरोना महामारी के खात्मे की तरफ बढ़ना है, लड़ाई करनी है, वो सारा दारोमदार होता है डीएम के ऊपर। यानी वही सेनापति होता है अपने जिले में जो आगे लेकर चलता है अपनी सेना को। ऐसे में निश्चित रूप से हर जिले में ये नहीं कह सकते कि सबने अच्छा काम किया। देखिए कोई जिला बहुत अच्छा काम करता है, कोई एवरेज करता है, तो कोई हल्का काम भी करता है, और इसी के आधार पर वहां पर कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध में विजय होते हैं या परास्त, ये भी उसी पर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना काल में लगातार मुख्यमंत्री, चाहे वो खुद कोरोना पॉजिटिव क्यों ना हो गए हो, लगातार टीम 9 की बैठक करते रहे, निर्देश देते रहे जिलाधिकारियों को, और जिलाधिकारियों ने उन्हें जमीनी स्तर तक कितना पहुंचाया, ये आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हर जिले ने, देखिए जो शासन के निर्देश होते हैं वो तो अपने होते हैं, लेकिन उसके बाद हर जिले के अधिकारी के पास अपनी समझ होती है, वो अपना एक मॉडल तैयार करते हैं। देखिए, अगर उनको जिले में टीम 9 बनानी इस बार है, देखा गया जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई, केंद्र की तरफ से राज्यों को थोड़ी छूट मिली, ठीक ऐसा ही पैटर्न देखा गया था कि ये राज्यों के, मतलब राज्य के भीतर जिलों को भी ये छूट दी गई थी कि वो लॉकडाउन कितनी सख्ती से लगाएं, कहां पालन करें ना करें। ये तमाम चीजों का तो प्रावधान रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है ये हर किसी के ऊपर निर्भर करता है, हर अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। ये अंतर देखा गया है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए कोई भी निर्देश हो, कोई भी आदेश हो, उसका पालन किस तरह से करना है ये डीएम के ऊपर निर्भर करता है। कुछ चीजें होती हैं जो पूरी तरह से कंप्लायंस के लिए बोली जाती है कि ये करना ही करना है, लेकिन बहुत सी चीजें सरकार, मुख्यमंत्री जिलाधिकारी पर छोड़ देते हैं कि वो तय करें वहां की परिस्थितियों को देखकर, और यहीं पर पता चलता है कि वो डीएम की जो सोच है, जो समझ है, वो ऐसे मौके पर कितना काम कर रही है। जैसे बाजार की बात करें, जैसे सैनिटाइजेशन की बात करें, कौन कितना एक्टिव है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितना एक्टिव और कितने हालात को सुधार पाता है। खुद मुख्यमंत्री जो है लगातार जब भी समीक्षा करते हैं तो वो इस चीज को बाकायदा देखते हैं कि कौन से जिले ने क्या मॉडल अपनाया, कितना काम किया, जहां की जो अच्छी चीजें मिलती है उन्हें बाकी जगह इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण लेते हैं राजधानी लखनऊ का अगर, तो यहां पर देखिए जो एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, प्रयोग की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को लेकर समस्याएं आई, एबीपी गंगा ने खबर दिखाई तो जिला प्रशासन ने तरीका निकाला, आरआरटी चेतक को दौड़ाया। यानी जहां कार नहीं या 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते टेस्टिंग टीमों को लेकर, वहां 2 पहिया वाहन जाए, तो ये एक प्रयोग है। हाँ। इसी तरह से अगर बात की जाए कम्युनिटी किचन के निर्देश तो देखिए पूरे प्रदेश को दिए, जमीनी स्तर पर किसने उतारा ये देखने वाली बात है। इस तरह से शासन निर्देश देता है, योजना बताता है, पैसा दे सकता है, लेकिन जमीनी स्तर बिल्कुल उनका क्रियान्वयन और जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन, वो कितना अच्छे से हो रहा है। लोकल जितनी भी चीजें हैं, चैलेंजेस उनको फेस करना भी इन्हीं का काम होता है। हमारे साथ नीतीश भी जुड़े हैं, क्योंकि वाराणसी की बात करें तो ये संसदीय क्षेत्र खुद पीएम का है,
खुद सीएम नजर में रखते हैं इसको, और वहां के जो जिला के कप्तान हैं उनके कंधों पर एक दबाव, एक जिम्मेदारी है जो वो महसूस भी करते होंगे। लेकिन अब तक के कोविड काल में नीतीश, किस तरीके से आप देखते हैं कि जिला के कप्तान का कैसा सहयोग और कैसी इमेज बन के आई इस आपदा के दौर में? मैं अगर बात करूं बनारस की, तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जैसा कि आपने भी बताया। तो और यहाँ पर काम का अपना एक अलग चैलेंज होता है। और आज जनता के लिए, काशी की जनता के लिए, बल्कि यूं कहे कि यूपी के 75 जिलों की जनता के लिए आज अहम दिन है। अहम दिन इसलिए कि आज जो जिलाधिकारी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने प्लान को जमीन पर उतारा है, ये एबीपी गंगा के माध्यम से जनता जानेगी। और बनारस की बात कैसे हम कर रहे हैं, तो बनारस में बीते दिनों सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी जो लहर है उसमें इलाज के अभाव में जिस तरह से जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, गांवों तक कोरोना फैल रहा है और उसमें सैनिटाइजेशन और अन्य पूरी व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसके लिए वाराणसी के जिलाधिकारी के सामने एक बड़ा चैलेंज था। और जिलाधिकारी यहाँ पर लगातार बैठकें कर रहे थे, लगातार इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसी स्थिति के बाद जिस तरह से कहें कि पूरा प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ, आज ऑक्सीजन की कमी किस तरह से नियंत्रित हुई है, बेड की कमी जो है किस तरह से नियंत्रित हुई है, और उस पूरे काल में जिस दौरान ये कमियां थी उस वक्त किस तरह से प्रशासनिक अमला इस चैलेंज को लगातार स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा था, और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहा था, ये सारी बातें आज एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शक जानेंगे। आपको बताएं स्नेहा कि जिस तरह से एक समय का ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे प्रशासनिक अमले पर, क्योंकि जिलाधिकारी सिर्फ जिलाधिकारी नहीं होता, वो कोई कर्मचारी नहीं होता, बल्कि उसके जिम्मे पर मैनेजमेंट होता है। एक अधिकारी अगर अच्छा मैनेजमेंट करे तो उसके शहर में व्यवस्था की कोई कमी नहीं होती है। और इस कोरोना काल में, कोरोना की दूसरी लहर में बनारस, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, साफ तौर पे पीएमओ की नजर रहती है बनारस में, और यहाँ काम का चैलेंज कितना भारी होता है, ये सारी बातें वाराणसी के जिलाधिकारी से जानने का चलिए नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। उनसे तो सवाल पूछे ही जाएंगे, वो अपने काम को बताएंगे, गिनवाएंगे, उनको मौका मिलेगा। लेकिन आपसे मैं पूछूंगी कि किस तरीके का फीडबैक आपको मिला लोगों के जरिए, और जो काम किया है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज उन्होंने दिए हैं, ये जरूर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शैलेश के पास जाते हैं और अभी बात करते हैं लखनऊ के भी डीएम की। यहां देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कोरोना का प्रकोप देखा गया, जिस तरीके से शुरुआत भी कह सकते हैं पहले दूसरी लहर की लखनऊ से मिली, यहां पर बहुत सारे ट्रायल हुए। डीएम की भूमिका कैसी रही और इस पूरे दरमियान आप लोगों को कैसे फीडबैक मिले, शैलेश ये बताइए। बिल्कुल स्नेहलता, राजधानी लखनऊ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश के केसेस की बात करें तो जब पीक पर था कोरोना, ये हालात थे कि जो रोज पूरे प्रदेश से केस आते थे उसमें से लगभग 33% यानी 33% केस सिर्फ राजधानी लखनऊ से होते थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी। और उसके लिए देखिए यहाँ पर ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कि जो लखनऊ डीएम है उन्होंने दिन रात इसके लिए काम किया। हाँ, संभालने में समय लगा, यहाँ पर शासन ने भी काफी इसको लेकर सहयोग किया, लेकिन डीएम की जो भूमिका रही निश्चित रूप से वो लगातार एक्टिव यहाँ पर नजर आए हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ, नगर निगम के साथ, बाकी जो विभाग उनके साथ समन्वय करते हुए यहाँ पर काम किया। लेकिन फिर भी जनता के बीच में देखिए आक्रोश रहा, उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जब किसी को बेड नहीं मिलता है पीक पर, अगर जब कोरोना का बेड नहीं मिलता है, जब किसी अपने की जान जाती है, जब किसी अपने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो नाराजगी स्वाभाविक है और निश्चित रूप से वो नाराजगी होती है सिस्टम के लिए। तो दोनों पहलू हैं। देखिए जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है यहाँ पर, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को। लेकिन अगर बात करते हैं जिला प्रशासन की, जो डीएम की भूमिका रही, तो लगातार वो फील्ड पर नजर आए, एक्टिव नजर आए। बीच में वो खुद कोरोना संक्रमित हुए तो वर्क फ्रॉम होम की भूमिका रही उनकी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ठीक हुए वो फिर से फील्ड पर नजर आए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जनता जो है, हम बार बार कहेंगे, जनता जो है उसकी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर केस ज्यादा है, बेड की जरूरत बिल्कुल। लेकिन शैलेश ये बताइए, ये हम सभी जानते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के वासी तो जानते हैं कि सिविल क्रैक करना, एक अच्छे ओहदे पर आना, ये इतनी बड़ी चुनौती, दुनिया के सबसे टफ इम्तिहान में देखा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इतना बड़ा इम्तिहान वो पास करके आए हैं
और शायद ये फिर से उनकी जिंदगी में इम्तिहान का दौर आ गया जिसे कोरोना कहते हैं। उम्मीद यही, वहां पर उन्होंने टॉप किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा, तभी वो इस ओहदे पर हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश के पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश, ये बताइए कि अगर इस कोरोना काल को दो भाग में बांट के देखें, डीएम की भूमिका, जहां अगर कोई आम इंसान बैठ के सोचे, तो पहली चीज कि वो अपनी टीम को कितना अच्छा मैनेज कर पाए इंटरनली, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, ये चीजें। दूसरी कि वो कितने अप्रोचेबल रहे हैं, लोगों को कितने आसानी से मिल पा रहा है, वो बता पा रहे हैं, या उनकी टीम लोगों से, क्योंकि इस टाइम पे घबराहट के वक्त अच्छा कम्युनिकेशन भी बहुत कुछ काम करता है। हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई थी, फोन नहीं उठ रहे थे। ऐसे में आप पूरे कामकाज को कैसे देख पाते हैं? स्नेहलता, अगर बता दें तो शुरुआत से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जिस समय कोरोना का दूसरा दौर शुरू हुआ, कोरोना जब दूसरे दौर में आया, तो शुरुआत में तो वाराणसी जिला प्रशासन इसको अभी उस तरह से मैनेजमेंट का इतना बड़ा कि आ जाएगा संकट, ये अभी समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही संकट काल बढ़ा, फिर वाराणसी जिलाधिकारी ने एक टीम बनाई। अक्सर हम लोग भी फ़ोन करते रहते थे, तो हम ज़्यादातर मीटिंग में वो रहते थे, लगातार इस संक्रमण से जो चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं उसके लिए तैयारियां करते रहते थे। बीच में तबीयत खराब हुई, बीच में जब तबीयत खराब हुई तो उस दौरान भी जब कर्मचारियों से हमारी बातचीत होती रही, तो उस दौरान वो फाइलों के माध्यम से जो लोग हैं उनको फ़ोन के माध्यम से अपने जो कर्मचारी हैं, जो अपनी टीम है, उन कर्मचारियों को बताते रहे कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। लेकिन इसमें कहीं बनारस में एक छोटा सा एक कि मिसमैनेजमेंट भी हुआ। जो कर्मचारी हैं या डीएम से जो नीचे के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम में थोड़ी शिथिलता बरतते नजर आए। इसके बाद जब वाराणसी जिलाधिकारी सही होते हैं, सही होने के बाद एक बार फिर से फील्ड में नजर आते हैं। बिल्कुल नीतीश, जहां तक मुझे भी याद आता है कि प्रयाग के अधिकारियों की, बल्कि यूं कहें काशी से डीएम की ये का संदेश था कि काशी आने से लोग परहेज करें। उन्होंने खुद ये कहा था, अगर मैं सही हूं तो। निश्चित तौर पे जिस तरह से बनारस में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था और बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में वाराणसी के जिलाधिकारी ने ये साफ तौर पर कह दिया, चूंकि बनारस ऐसी जगह है जहां पर बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो ऐसे में वाराणसी जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि काशी न आए आप, क्योंकि काशी आएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। बिल्कुल, और उस वक्त ये फैसला थोड़ा अलग था। लोगों ने चर्चा भी की थी कि बनारस आने से रोक रहे हैं वहां के कप्तान, ऐसा क्या हो गया? और उस वक्त वो लहर की शुरुआत ही थी। तो यही है, अपनी टीम को मोटिवेट रखना, ऐसे मुश्किल वक्त में उनके साथ लगे रहना। कप्तान की भूमिका और उसका कह सकते हैं परीक्षण इसी वक्त हो रहा है। रुक करेंगे प्रयागराज का, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से कि अगर प्रयागराज के कप्तान का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए ग्राउंड पे, मोइन, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? अगर प्रयागराज की बात करें तो जब शुरुआत हुई थी दूसरी लहर की, होली के ठीक बाद या होली के आसपास हम कहें, तो लखनऊ के बाद प्रयागराज दूसरे नंबर का जिला था जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैला था और तकरीबन 20 से 25 दिनों तक प्रयागराज लगातार नंबर 2 पर बना था, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आ रहे थे, मौतें हो रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो गिरावट शुरू हुई और उसकी वजह यह थी कि यहाँ जो सरकारी अमला है उसने ठीक ठाक काम किया। हालांकि जरूरत जितने की थी उतना तो काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं वो हरकत में नजर आए थे। और खुद डीएम अगर भानुचंद गोस्वामी की हम बात करें तो एक दिन यहाँ मेडिकल कॉलेज में बवाल हुआ था। जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे मेडिकल स्टाफ थे, उन्होंने कामकाज ठप कर दिया था। तो हमने देखा था कि जो डीएम भानुचंद गोस्वामी हैं वो बिना पीपीई किट पहने हुए वो कोविड वार्ड तक चले गए थे। मरीजों का हालचाल उन्होंने कोविड वार्ड में लिया था और वहां जो मेडिकल स्टाफ नाराज होकर बैठा था उन्होंने उसको मनाया था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में आज हालात बहुत हद तक काबू में आ चुके हैं। जो संक्रमण की दर है वो 7 से 8% तक आ गई है। अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में लगातार 2400-2500 के आसपास केसेस आ रहे थे, वो संख्या घटकर अब 200 से नीचे आ गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसके लिए यहाँ की जनता ने जो पूरा कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया, ज्यादातर लोगों ने पालन किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन डीएम से लेकर के जो भी प्रशासनिक अमला है उसकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से अधिकारी फील्ड में एक्टिव नजर आए उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में आज हालात काबू में हैं और उसकी वजह एक सरकारी अमला जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका
लगातार एक्टिव रहना, फील्ड में बने रहना, लोगों से संवाद कायम रखना। अभी एक चुनौती तो पार हो गई है, दूसरी चुनौती अब गांव की है, उसे भी अगर अच्छे तरीके से पार करें तो ये परीक्षा में पास समझे जाएंगे। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं हमारे साथ। लखनऊ के हालात जिस पर सबकी नजर टिकी है, अभी भी टिकी है, हालांकि अब पहले से काफी बेहतर है। लखनऊ में जिस तरीके से परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी शैलेश, उस वक्त कोई भी डिमोटिवेट हो जाए, जो तमाम हेल्पलाइन पे सीएमओ के ऊपर जिस तरीके का लोड आया था, तो उस पूरी टीम को किस तरीके से काम करते हुए देखा गया? बिल्कुल उस समय जब पीक पर था कोरोना, जिस तरह एकदम से केसेस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, तो चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, सब खुद हेल्पलेस नजर आ रहे थे एक तरह से। और रोज एक नई स्ट्रेटेजी बनाना, अगर बात करें तो दिन भर बैठकों का दौर और फील्ड विजिट दोनों चलते थे। हमने देखा कि कई बार रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जो डीएम थे वो चले आते थे अचानक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने, क्योंकि शिकायतें कई तरह की थी। कभी कोई शिकायत करता था कि कंट्रोल रूम में फोन नहीं उठ रहा है, कभी कहीं से शिकायत आती थी कि बेड नहीं मिल रहा है, कभी कोई कहता था कि अस्पताल बोल रहे हैं रेफरल लेटर लेकर आइए, कभी कोई ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ शिकायतें, समस्याएं ही समस्याएं। और इस बीच में हर विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करना, नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करना कि लोगों को हर जगह पर सैनिटाइजेशन होता रहे, कंटेनमेंट जोन के लिए जो कार्रवाई है वो की जाए, स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेट करना, लोगों तक समय से दवाएं पहुंचे, टेस्टिंग हो, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर भी बड़ी समस्याएं आई लोगों को। बिल्कुल शैलेश, आप सभी बने रहिए क्योंकि अब इस कॉन्क्लेव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। चंद मिनट के बाद इस डीएम कॉन्क्लेव को हम शुरू करेंगे। तमाम डीएम 75 जिलों से एक एक करके जुड़ेंगे एबीपी गंगा पर। वो खुद भी बताएंगे कि कैसी चुनौतियां उन्होंने इस दरमियान महसूस की